हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पहले हम लोग का जो सिलेबस है वो एज़ पर महासाकुम्र यूनिवर्सिटी सहारनपुर और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरिट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ेंगे वो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, हमारा बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर होगा और सब्जेक्ट का नाम होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, व्यावसायिक सांख्यिकी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग लेक्चर नंबर 1 है ये हमारा, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कोशिश करेंगे काफ़ी इसके अंदर चैप्टर कंप्लीट करने की। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी आगे की वीडियो है वो आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी, ठीक है। तो देखिए, इस लेक्चर के अंदर जो हमारा सबसे पहला, ठीक है, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है न्यूमेरिकल वाला स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापें, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये हमारा चैप्टर का नाम है। अब देखिए, थोड़ा सा आप सबसे पहले ये समझ लेना कि केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप होती क्या है, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास बहुत से डाटा हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, ये हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। तो केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल, ठीक है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, बहुत सी सूचनाएं हमारे पास हैं। इन सूचनाओं के अंदर से, ठीक है, हमें कोई ऐसा डाटा निकालना है जो पूरी सीरीज़ को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास एक डाटा है, मैं इसे डाटा लिख देता हूँ, जैसे 2 4 3 5 8, ठीक है, 1। ये हमारे पास कोई डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है। आपको क्या करना है, इसमें से कोई एक ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना जो पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, ठीक है, पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। पूरी वैल्यू का मतलब ये है, इन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके सामने कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर में से आपको कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो पूरी सीरीज़ को, देखिए मैं आपको, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं, फिर भी बताता हूँ। ये हमारा डाटा भी है और ये हमारी एक तरह से सीरीज़ है। तो इस सीरीज़ के अंदर, ठीक है, मुझे कोई ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इस पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। अब आप समझिएगा, देखिए आपने देखा होगा कि जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, ठीक है, अगर आप अपने खून की जांच कराने जाएंगे तो उसमें क्या होगा, क्या आपका पूरा ब्लड निकाला जाएगा? नहीं। जांच के अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ जो है, कुछ बूंदे ही आपके ब्लड की निकाल ली जाएंगी। उनके जो बेस पे, ठीक है, आपका ब्लड टेस्ट होगा और वही आपकी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड्स है, ठीक है, उस पूरे ब्लड्स को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एक बहुत छोटा सा डाटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऐसे मैं ले देता हूँ, ये हमारे पास बहुत डाटा रखा हुआ है, ठीक है। अब इतने डाटा को हम समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रैंडमली कोई थोड़ा सा इसमें से जो है इन्फॉर्मेशन उठाएंगे। वो इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कंप्लीट जो हमारे पास डाटा है उस डाटा का प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे घर में जब चावल बनाते हैं तो चावलों के अंदर से सपोज करिए हम ये कोई बर्तन है, इसके अंदर हम लोग चावल बना रहे हैं और हमें चेक करना है कि चावल बन चुके हैं या अभी तक चावल नहीं बने हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इन चावलों में से कुछ चावल रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। जब हम लोग इसमें से कोई रैंडमली जो है चावल को सेलेक्ट करेंगे तो उनके अंदर एक खास बात होगी। क्या खास बात होगी कि जितने भी और उसके अंदर चावल रखे हुए हैं बर्तन के अंदर,
उसे रिप्रेजेंट करने की उनके अंदर कैपेसिटी है। इट मीन्स कि उनके अंदर ऐसे गुण हैं जो संपूर्ण डाटा, ठीक है, जो भी हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसका प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, क्या कर सकते हैं वो, उसका पूरा कंप्लीट उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे जो चावल है वो बनकर तैयार हुए हैं या नहीं, हमारे पास बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका जो ग्रुप है कौन सा है। इस तरह की हम लोग जांच इसके अंदर करते हैं। तो यही चैप्टर का नाम है केंद्रीय परिवर्तों की मापें। तो हम इस चैप्टर के अंदर यही सीखेंगे कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कुछ मेथड्स हैं जिसके बेस पर हम ऐसी वैल्यू निकाला करेंगे जो संपूर्ण, जो हमारे पास कंप्लीट डाटा है उस डाटा को रिप्रेजेंट कर सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये तो थी थोड़ी सी, मैंने इसका इंट्रोडक्शन कराया। केंद्रीय परिवर्तों की मापें, उस माप को कहा जाता है जैसे हमारे पास ये कोई सीरीज दी गई है, इसमें एक ऐसी सेंट्रल के अंदर एक ऐसी वैल्यू देखना जो पूरी सीरीज को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रीय परिवर्तों की मापें, कि ये सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, देखिए थोड़ा सा इसके फायदे क्या होते हैं। हम लोग जो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं इसके फायदे क्या होते हैं। देखिए इसके क्या फायदे हैं, अगर हम लोग इसके फायदों की बात करें। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं, माध्यों के उद्देश्य। भाई हम लोग जो माध्य पढ़ते हैं इसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, एवं इसके कार्य, एवं इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो है विशाल, हमारे पास विशाल बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हम लोग छोटा करने की कोशिश करते हैं। विशाल एवं जो हमारे पास में जटिल अंक थे, समंक, समूह, ठीक है, का सूक्ष्म। देखिए यहाँ पे वर्ड निकल के आया, ठीक है, सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है विशाल को छोटा कर देना, सूक्ष्म। एवं सरल चित्र प्रस्तुत करना, ठीक है, कैसा चित्र प्रस्तुत करना है, सरल चित्र प्रस्तुत करना। ये इसके उद्देश्य हैं कि हमारे पास बहुत सा डाटा रखा हुआ है, लेकिन इस डाटा को हम लोग क्या कर देंगे, सूक्ष्म कर देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा फायदा है इस चैप्टर को पढ़ने का कि तुलना करने में सुविधा। ठीक है, जब हम लोग इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे सपोज करिए आपके पास दो क्लास हैं, क्लास ए और क्लास बी, ठीक है। अब आप किसी कॉलेज में गए, किसी स्कूल में गए, आपको देखना है कि सेक्शन ए वाले अच्छे हैं या सेक्शन बी वाले। तो आप सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें भी 50 बच्चे हैं, इसमें भी 50 बच्चे हैं, तो आप 10-5 बच्चे यहाँ से निकाल लो, 10-5 बच्चे यहाँ से निकाल लो, वो पूरी क्लास का रिप्रेजेंट करेंगे और आपस में क्या कर सकते हो, आप उनका कंपैरिजन कर सकते हो, उनकी तुलना कर सकते हो। तो दूसरा कार्य क्या है, तुलना करने में सुविधाजनक। ठीक है, तीसरा कार्य क्या है, गणितीय संबंध प्रदर्शित। इनकी सहायता से हम जो हैं गणितीय संबंध को प्रदर्शित कर सकते हैं। गणितीय संबंध प्रदर्शित करना, इसकी सहायता से गणितीय संबंध को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसकी सहायता से हम लोग अपने निर्णय लेने में सहायता, ठीक है। और भी थ्योरी कराऊंगा मैं इसकी, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है, साथ साथ थ्योरी भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग। और आप मुझे वीडियो देख के बताना आपको कैसी लगी और आपके लिए मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए।
तो ये थे कुछ कार्य जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल की तरफ को चलते हैं। देखिए, केंद्रीय परिवर्तियां, ठीक है, केंद्रीय जो ये हमारी केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं, केंद्रीय प्रवृत्तियां, ठीक है। तो जो केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं इनके हम लोग माप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसे कैसे माप सकते हैं, कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी का, एक ऐसी वैल्यू का जो पूरी सीरीज का प्रतिनिधित्व करे, ऐसी वैल्यू किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर मेथड्स, ठीक है। नंबर 1, देखिए ये एग्जाम में आएगा, यहाँ से आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहला जो मेथड है वो है गणित के बेस पर, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं गणितीय माध्य, गणितीय माध्य, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज। इस एवरेज के अंदर हमारे 3 तरह के एवरेज हैं, जिसे मैं ए नाम दे देता हूँ और इसे यहाँ पे रख देता हूँ फर्स्ट नंबर। सबसे पहला है हमारा समांतर माध्य, ठीक है बच्चों, क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य, इसे हम लोग अंगगणितीय माध्य या फिर इसे खाली हम लोग माध्य भी कहते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग माध्य भी कहते हैं। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान रखिएगा आप, इसे हम लोग कहेंगे अर्थमेटिकल एवरेज, ठीक है, क्या कहेंगे, अर्थमेटिकल एवरेज, या फिर हम लोग इसे अर्थमेटिकल मीन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, मीन, चाहे एवरेज कह लो चाहे मीन, एक ही बात है। गणितीय माध्य का सबसे पहला माध्य है। दूसरा गणितीय माध्य का दूसरा माध्य है आपका गुणोत्तर माध्य, ठीक है, कौन सा है, गुणोत्तर माध्य, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में जियोमेट्रिकल मीन, जियोमेट्रिकल मीन, ठीक है। तीसरा है हमारा इसके अंदर हरात्मक माध्य, ठीक है, थर्ड क्या है अपना, हरात्मक माध्य। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। थर्ड है अपना हरात्मक माध्य, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हार्मोनिक मीन, ठीक है, क्या कहेंगे, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, ठीक है। इस तरह से हमारा एक कंप्लीट हुआ। ये हम लोग सभी न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। गणितीय माध्य में 3 माध्य आप लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो माध्य है वो है आपका स्थिति माध्य, ठीक है, क्या है, स्थिति माध्य। स्थिति माध्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोजिशनल एवरेज, ठीक है, पोजीशन के बेस पे है ना ये, इसलिए इसका नाम रखा हमने पोजिशनल एवरेज, ठीक है, ये हमारा पोजिशनल एवरेज है। और इस स्थिति माध्य के अंदर आप लोग 2 माध्य पढ़ेंगे। पहला जो माध्य होगा वो होगा माध्यिका, क्या होगा बच्चों, माध्यिका,
जिसे हम लोग माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियम, ठीक है, क्या कहते हैं, मीडियम। उसके बाद सेकंड हम लोग पढ़ेंगे अपना बहुलक, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बहुलक, और बहुलक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मोड, ठीक है, मोड। उसके बाद हम लोग देखिए ऐसे कंप्लीट करते जाएंगे। फिर हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कितने तरीके से केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों को मापा जा सकता है वो हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड जो है हमारा वो है कमर्शियल, व्यापारिक माध्य, ठीक है, कौन सा है, व्यापारिक माध्य। व्यापार को हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस एवरेज। अब व्यापारिक माध्य के अंदर हम लोग जो सबसे पहले माध्य पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चल माध्य, ठीक है, मूविंग एवरेज, चल माध्य। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही न्यूमेरिकल की बुक है, बाकी सभी थ्योरी हैं। चल माध्य, इंग्लिश में मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज। और उसके बाद है सेकंड अपना संचयी माध्य, ठीक है बच्चों, क्या है, संचयी माध्य। और संचयी माध्य को हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव एवरेज, ठीक है, प्रोग्रेसिव एवरेज। उसके बाद थर्ड है अपना ठीक है, संगठित माध्य, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट एवरेज। क्या कहेंगे, कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट एवरेज। तो इस तरह से मिला के हम लोग ये सभी कंप्लीट करेंगे एक एक करके। देखिए सबसे पहले समांतर माध्य है, उसके बाद दूसरा है आपका गुणोत्तर हरात्मक माध्य, फिर स्थिति माध्य को पढ़ेंगे। स्थिति माध्य के अंदर दो माध्य हैं आपके, सबसे पहला माध्य है मध्यिका, उसके बाद बहुलक, ठीक है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये भी वाले आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन करते हैं, कुछ चीज़ें जो आपको बेसिक सी बातें जो अभी आपको नहीं पता, शायद कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को पता हो, लेकिन आपको पता है फिर भी देख लीजिए, और नहीं पता है तब भी देख लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या मैं बताऊंगा आपको, पर्सन क्वेश्चन, ठीक है। हमारी पूरी बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कितने, मैं कहता हूं कि हमारी जो पूरी बुक है उसके अंदर बच्चों सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं, 3, सिर्फ आपको पूरी बुक के अंदर 3 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, पूरी बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल हैं सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल हैं। तो सबसे पहले आप पूछ सकते हैं कि सबसे पहला न्यूमेरिकल कौन सा होगा। तो एक है हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन, किसका है, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है। आप क्या कहेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी, या फिर इंग्लिश में इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद दूसरी अगर हम लोग बात करें, दूसरा है आपका डिस्क्रीट, ठीक है। यहाँ से अगर आपने पहचानना सीख लिया तो स्टैटिस्टिक्स आपसे आ जाएगी, अदरवाइज आप सांख्यिकी को नहीं सीख पाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन को पहचानना कि कौन सी सीरीज़ का है, जैसी सीरीज़ होगी वैसा फॉर्मूला लगेगा और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सीरीज़ नहीं पहचान पाए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की सीरीज़ को समझिएगा, डिस्क्रीट सीरीज़
जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं खंडित श्रेणी। क्या कहते हैं? खंडित श्रेणी, ऐसी श्रेणी जो खंडों में बटी हुई हो। थर्ड जो हमारे सामने क्वेश्चन होगा वो होगा आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सतत श्रेणी। कौन सी श्रेणी? सतत, लगातार चलने वाली। तो ये थी हमारी श्रेणियाँ, आप नोट करके रखिएगा। इन्हीं के बेस पर हमारे क्वेश्चन होंगे और इन्हीं के बेस पर आप इस लायक बनेंगे कि पूरी बुक को कंप्लीट कर सकें। अब समझिएगा इंडिविजुअल सीरीज। देखिए कैसे पहचानेंगे इंडिविजुअल सीरीज। जैसे ये 2 है, 4 है, 5 है, 3, 1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में कोई वैल्यूज़ है, ठीक है। ये हमारे सामने कोई वैल्यूज़ हैं, इन्हें चाहो तो आप लोग x कह सकते हैं। तो अगर इस तरह से सिंपल वैल्यू दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज़ है? अपनी इंडिविजुअल सीरीज़ है। कभी कभी इंडिविजुअल के अंदर हमें रोल नंबर, जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ठीक है, रोल नंबर 5, या फिर सीरियल नंबर सेम ऐसी दे सकता है, लेकिन इनका रोल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, रोल नंबर सीरियल नंबर का क्वेश्चन में कोई रोल नहीं होगा। इंडिविजुअल सीरीज में फालतू की बातें, सिर्फ एक्स का रोल है। किसका रोल है? एक्स का। अब हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज कैसी होगी। डिस्क्रीट सीरीज वो वाली होगी जिसमें एक्स भी होगी और एफ भी होगा। एफ का मीनिंग क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या है इसका मीनिंग? फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बारंबारता, ठीक है। क्या कहेंगे? बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे मेरे पास 10 नोट है, ठीक है। मेरे पास कितने नोट हैं? 10 नोट हैं, और 10 नोट के अंदर 5 जो नोट ऐसे हैं जो 10-10 के हैं, ठीक है। 2 नोट ऐसे हैं, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए मेरे पास 10 नोट हैं टोटल मिला के, और उसमें से, ठीक है, 10 रुपये वाले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंबल, 10 रुपये वाले मेरे पास 2 नोट हैं। 5 रुपये वाले मेरे पास में 3 नोट हैं, और 50 रुपये वाले मेरे पास में, ठीक है, 4 नोट हैं, और 100 रुपये वाले मेरे पास में 1 नोट है, ठीक है। तो ये क्या है? इनकी फ्रीक्वेंसी कि जो 10 है, वैल्यू 10 है, और एफ क्या बताएगा? उसकी फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, ठीक है। कितनी बार वो वैल्यू रिपीट हुई है, इस चीज़ को बताएगा। उसके बाद ये 5 जो रुपये हैं मेरे पास, वैल्यू 5 है, लेकिन कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। तो ये अपनी क्या है? फ्रीक्वेंसी, या फिर हम लोग इसे कहते हैं बारंबारता। उसके बाद चलिए देखिए, मैं एक बार फिर बता दूं, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक्स भी है और एफ भी है, और यहाँ पे ओनली आपके पास एक्स थी। अब चलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में भी आपके पास 2 चीज़ें होंगी। एक तो होगा आपके पास क्लास इंटरवल। क्या होगा? क्लास इंटरवल। और दूसरा जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CI, क्लास इंटरवल। और फिर उसके बाद आपके पास होगी फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल कैसे बनता है? जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है। उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4, 5, 1, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास कितनी चीज़ें हैं? 2, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये था पहला लेक्चर, यहाँ पे सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन कराया है। इससे अगले वाले जो लेक्चर आएगा, ठीक है, उसमें मैं आपको सबसे पहले जो हमारा पोजिशनल एवरेज है, कौन सा एवरेज? पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज के अंदर मैं सबसे पहले आपको मोड यानी कि बहुलक कराऊंगा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? बहुलक करेंगे। तो आप अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा स्टैटिक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने की, आपकी प्रैक्टिस कराऊँगा, ठीक है। और हम लोग ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप पे एक दूसरे से आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। जितना भी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सिलेबस है सभी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर आप लोगों का साथ बना रहा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।